प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपके समक्ष लेकर आई हूँ संधियों का वीडियो। प्यारे बच्चों, संधियों का वीडियो भी हमारा 3 पार्ट में बन पाएगा। पार्ट 1 में पढ़ेंगे हम स्वर संधि, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि तथा पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। तो सबसे पहले संधियां पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि संधि होती क्या है। प्रिय छात्रों, संधि जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, संधि का मतलब क्या होता है? मेल। हिंदी में हम कहते थे ना कि 2 राजाओं की लड़ाई हुई, उसके बाद दोनों में संधि हो गई। संधि हो गई मतलब सुलह हो गई, मेल हो गया। तो जो संधि है उसका शाब्दिक अर्थ हमने क्या लिया? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ हमें क्या मिला? मेल। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि संधि किस तरह से हम करते हैं। संधि की परिभाषा है अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिभाषित शब्दों में हम अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात जो 2 वर्णों में मेल होता है वो किसी नियम के अंतर्गत होता है। ऐसे ही हम किन्हीं 2 शब्दों को उठा करके जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अब देखो, संधि एक होती है हमारी संधि और दूसरा होता है हमारा संयोग। अब संधि क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ, बहुत ही पास वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। संधि मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगी प्यारे बच्चों, संधि वह होती है जहां 2 वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है। जहां 2 वर्णों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संयोग किसे कहते हैं? जब 2 वर्ण आपस में बिना किसी परिवर्तन के मात्र जुड़ जाते हैं उसे हम संयोग कहते हैं। संयोग का मतलब होता है जोड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के किसी भी प्रकार के परिवर्तन रहित मेल को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ 2 पद आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका दिक और करी। दिक और करी। अब ये क्या है? हमारा ये हमारा संयोग है। क में यहाँ हलंत है, अर्थात जहाँ हलंत लगता है वो वर्ण हमारा आधा हो जाता है। तो हमने जब जोड़ के लिखा तो यहाँ पे कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा। और संधि में क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। उसका मतलब भी होता है क्या? जोड़। लेकिन उसमें परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना किसी परिवर्तन के जुड़ेगा तो हम उसको संयोग कहेंगे, और जब जुड़ने से वहां पर परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखो, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संधियों के भेद, संधि के प्रकार।
संधि के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। प्रिय छात्रों, संधियां होती हैं हमारी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली संधि है हमारी स्वर संधि। पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। दूसरी संधि होगी हमारी व्यंजन संधि और तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। उनमें से पहली संधि होगी हमारी स्वर संधि, दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि, तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। आज हम वीडियो नंबर संधि का जो हमारा वीडियो नंबर 1 होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। वीडियो नंबर 1 है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। पहली संधि है हमारी स्वर संधि। अब हम इसके भेद देखते हैं कितने हैं। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद हैं, अर्थात नीचे लिखे हुए जितने भी हैं वो सारे स्वर संधि के भेद हैं। अब हमने यहाँ पर लिख लिया क्या? स्वर संधि। अब हम भेद किसके पढ़ रहे हैं? स्वर संधि के पढ़ रहे हैं। तो ये लिखा हमने स्वर संधि। अब हम इसके भेद, तो इसमें पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत पहला भेद आया हमारा कौन सा? दीर्घ संधि। दूसरा भेद है हमारा गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि और छठवां है पूर्व रूप। स्वर संधि के भेद के अंतर्गत हमने पहली संधि कौन सी है हमारी? दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी वृद्धि, चौथी यण और पांचवी अयादि, छठवीं है हमारी पूर्व रूप। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर संधि। किसको पढ़ेंगे हम? सबसे पहली जो पहले नंबर पे हमारी दीर्घ संधि, हम उसको पढ़ते हैं। छात्रों, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, या हिंदी में हम जिसको कहते हैं विशाल। अब विशाल, कभी कभी हम विशाल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, यहाँ पर बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व का मतलब है छोटा। ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है। अब हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि दीर्घ का मतलब है बड़ा। दीर्घ संधि। दीर्घ, ह्रस्व व दीर्घ स्वरों को दीर्घ बनाने का नियम क्या है? यदि पूर्व पद और उत्तर पदों के समान अक, अ, आ, ई, री, री, उ वर्ण हो तो पूर्व पद के अंतिम स्वर को उत्तर पद के प्रथम स्वर का दीर्घ हो जाता है। यह है इसकी परिभाषा। लेकिन मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगी प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि का मतलब होता है दीर्घ स्वर होना। अब जब संधि हम पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर हमारा होगा, लेकिन इसका नियम ये होता है कि संधि जो पद है, संधि युक्त पद है जो, उसमें
जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ ही हमारे समान स्वर होने चाहिए। दोनों तरफ कैसे स्वर होने चाहिए? समान। इधर अ है तो ये हमारा पूर्व पद है। अगर हमारे पूर्व पद में अ स्वर हमें मिलेगा तो हमारे उत्तर पद में भी, इसको मैंने कहा था उत्तर पद, जो बाद वाला पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। आगे के लिए ध्यान रखना, जब मैंने आपको समास पढ़ाए थे तभी भी मैंने पूर्व पद और उत्तर पद को अच्छे से बताया था। यह है आपका पूर्व पद, यह है आपका उत्तर पद। उत्तर पद का प्रथम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और पूर्व पद का अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए तथा दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। इधर अ है तो इस तरफ भी आ ही होना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो अथवा वो दीर्घ हो, कोई भी हो, बनता हमारा दीर्घ ही है, बनता हमारा दीर्घ स्वर ही बनता है। चाहे दोनों तरफ ह्रस्व अ होगा तो भी हमारा दीर्घ बनेगा और दोनों तरफ दीर्घ होगा तभी भी हमारा दीर्घ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इसीलिए इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। पहला एग्जाम्पल हमारा था क्व और अपी। क्व में व में अ लगा हुआ है, ये अ और ये अ मिलकर के आ बन गया। क्या बना है? आ बना है, जो हमारा व में आ की मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे दैत्य और अरि। छात्रों कंफ्यूज मत होना, आपको ये ना लगे कि यहाँ पर तो अव्यंजन है और मैडम स्वर की बात कर रही हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उन सब में अस्वर मिला रहता है। क्या मिला रहता है? अस्वर मिला रहता है, तभी वह पूर्ण होता है। अगर हम उसमें से अस्वर निकाल देते हैं तो व्यंजन में क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। अब यहाँ पर हलंत तो है नहीं य में, इसलिए इसमें य में क्या जुड़ा हुआ है? अस्वर जुड़ा हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन आपको इसके बाद होना नहीं चाहिए। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सब अस्वर से युक्त होने पर ही पूर्ण रूप लेते हैं, उससे पहले वो इनकम्प्लीट रहते हैं, हलंत वाले रहते हैं। दैत्य और अरि। दैत्य का छोटा अ और अरि का छोटा अ मिलके बना है हमारा आ, और जो आ है उसकी मात्रा किस पे लगी है? य पे। तो हमारा क्या बन गया? दैत्यारी। क्या बना है यहाँ पर? दैत्यारी। अभी हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, तो हर जगह हमारा दीर्घ ही बनेगा। हिम और अंशु। ये अंशु का अ और हिम का अ दोनों मिलकर क्या बना? दीर्घ अ बना। तो ये हमारा हुआ हिमांशु। अगला एग्जाम्पल होगा हमारा परम आनंद। परम का अ प्लस आनंद का आ बना हमारा आ, जो लगा है हमारा इस पर, तो हमारा शब्द बना है परमानंद। क्या बना? परमानंद बना। हिम और आले। हिम का अ और आले का अ मिलाकर बना हमारा आ, जो हमने लगा दिया माँ पर, तो हमारा कंप्लीट शब्द बना हिमालय। इसके बाद है विद्या और अर्थी। प्रिय छात्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों तरफ दीर्घ आ भी हो सकता है, दोनों तरफ ह्रस्व आ भी हो सकता है, दोनों तरफ एक तरफ दीर्घ और एक तरफ ह्रस्व भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या हमारा? दीर्घ ही बनेगा और दोनों तरफ हमें समान स्वर की आवश्यकता होगी, तभी हमारी बनती है दीर्घ स्वर संधि। ये हमारा बना क्या? विद्यार्थी। ये द्या का आ
और अर्थी का अ मिला के आ बना। तो ये क्या बना हमारा? विद्यार्थी। इसके बाद अगला, ये अ के पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे ई के एग्जाम्पल। अब हम किसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे? ई के। हमने आपको पहले भी बताया था कि दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। इससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने जितने भी देखे थे, दोनों तरफ समान स्वर था, चाहे वो ह्रस्व था अथवा दीर्घ था। अब हम ई का जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो दोनों तरफ हमें ई स्वर ही मिलना होगा, चाहे वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। तभी हमारी संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दोनों तरफ समान स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ बनता है, बनेगा हमारा दीर्घ, तभी हम कहेंगे दीर्घ संधि। मुनि और इंद्र, मुनि का छोटी ई और इंद्र की छोटी ई मिलके ये बनी, जो हमारी ना के ऊपर बड़ी ई हो गई है। हमारा शब्द बना है मुनीन्द्र। इसके बाद आए हम हरि और इच्छा। दोनों तरफ छोटी ई है, मिलकर बनी है बड़ी ई। हमारा शब्द बना हरीक्षा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, बार बार एक ही चीज बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये छोटी ई, ये बड़ी ई, चाहे छोटी हो दोनों तरफ, चाहे दोनों तरफ बड़ी होगी, हमारा बनेगा दीर्घ स्वर ही बनेगा। हमारा शब्द बना कपीशः। इसके बाद मही और इंद्र, शब्द बना हमारा महींद्र। इसके बाद रजनी और ईशः, शब्द बना हमारा रजनीशः। अब हम ऊ स्वर की सहायता से संधि करेंगे। छोटा ऊ और ये भी छोटा, उपदेश का भी छोटा है ऊ, तो मिलकर बना हमारा बड़ा ऊ। जब हम ये मात्रा ऐसे गोल करके जब लगाते हैं, ये हमारी है बड़े ऊ की मात्रा। और जब हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारी होगी छोटे ऊ की मात्रा। इसको हम पढ़ेंगे रुत्व। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रुत्व। और इसको पढ़ेंगे हम रू। ये क्या है? रू। और ये है रू। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। गुरु और उपदेश। अब हम देखो, ये देखो छोटे ऊ की मात्रा है र पे, और ये गोल करके जो चली गई ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके क्या बना? बड़ा ऊ बना गुरुपदेशः। अब दूसरा है हमारा बधू और उत्सव। एक तरफ बड़ा है, एक तरफ छोटा है। बड़ा का मतलब होता है दीर्घ और छोटे का मतलब होता है ह्रस्व। ठीक है? जब भी मैं बड़ा बोलूंगी समझ लेना दीर्घ है, और जब मैं छोटा बोलूंगी समझना ह्रस्व है। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बना ऊ। ये हुआ हमारा बधूत्सव। सु और उक्ति, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बना हमारा बड़ा ऊ। सूक्ति, सिंधु और उर्मी, सिंधूर्मी, क्या बना हमारा? सिंधूर्मी। फिर बना है हमारा भू और ऊर्जा। ये भू ऊ की मात्रा और ये है ऊर्जा, छोटे ऊ की मात्रा। तो ये क्या हुआ हमारा? भूर्जा। ये हमारी अभी कौन सी संधि चल रही है? दीर्घ स्वर संधि, जहां हमने कहा था कि दोनों तरफ समान स्वर का होना कंपलसरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है दोनों तरफ समान स्वर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ अ और दूसरी तरफ ई हो, एक तरफ अ और दूसरी तरफ ऊ हो। नहीं, दोनों तरफ ही हमें समान स्वरों की जरूरत होगी, तभी हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि। री,
री का क्या बनता है? होत्री और रिक्षत। होत्री लिखा है ये और रिक्षत लिखा है। ये ऋषि की री है। बहुत समझने योग्य बात है यहाँ पे। ये ऋषि की री है और ये त में क्या लगा है? नीचे री लगी है। तो जब हम त में नीचे ऐसे करके लगा देंगे, ये हमारी री है। और अगर हम इसको एक बार और ऐसे कर देंगे तो ये हमारी दीर्घ हो गई। क्या हो गई? हमारी दीर्घ री हो गई, बड़ी री हो गई। जैसे कि होत्री, होत्री पर लगाई है ना, एक बार ऐसे फिर दोबारा ऐसे। ध्यान से देखो किस तरह से लगी है। तो जब री और री आपस में मिलते हैं तो हमारी कुछ ऐसी मात्रा डबल होके आ जाती है। ये है हमारी री। री के साथ में दीर्घ स्वर संधि मात्री और रेनम। ये री ऋषि का है। ये ऐसे ऋषि बनाया और फिर उस पर ये एक और लगा दिया, ये लगाया इन्होंने। ठीक है, तो ये हमने जब मातृणम लिखा, डबल किया इसको, बड़ी की इसको, तो ये डबल मात्रा होके आ गई। ये थी हमारी मातृणम। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसी के स्वर संधि के अंतर्गत हमारी दूसरी संधि आएगी, गुण संधि। कौन सी संधि आएगी? गुण संधि। अब गुण किसको कहते हैं? ए, ओ और अर, ये जो तीन स्वर लिखे हैं ना, ए, ओ और अर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम गुण कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इसका एक सूत्र है जो मैंने पढ़ा था, अदेंग गुणः। अदेंग गुणः का मतलब है, अदेंग गुणः ये गुण संधि का सूत्र है जो मैंने पढ़ा था। ए, ओ, अर इनको कहते हैं गुण। अब ए, ओ, अर ये बनते कब हैं हमें पढ़ना होगा गुण संधि के अंदर। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, री और र हो तो क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। आप इसको देख लो, फिर मैं अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी, समझना। ये इन्होंने लिखा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, ओ, री और ल हो तो इन्हें क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है।